एक्सपो के अंदर हम स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और हुक्स अगर हमने यूज़ करने हैं रिएक्ट के तो वो हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए आज हम अपनी एक एप्लीकेशन को सेटअप करेंगे। तो हम स्क्रैच से सेटअप करने वाले। तो सबसे पहले अगर हमने कोई एप्लीकेशन सेटअप करना है तो हमें कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा? कोई बता सकता है कौन सा स्टेप होगा हमारा सबसे पहले वाला? सर हम कमांड कमांड देंगे ब्लैंक प्रोजेक्ट की npx create expo app। ओके, तो हम कमांड देंगे। तो हमारी कमांड क्या होगी? npx create expo app latest template। सर स्क्रीन शेयर कर दें। ओके, तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आप लोगों को? सर अब हो रही है स्क्रीन शेयर आप लोगों को? यस सर। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना ब्लैंक जो है वो सेटअप करना है। तो एक्सपो का हम नेम ऐड करते हैं, एक्सपो ऐप हुक्स, बल्कि इसको हम स्टेट कर लेते हैं। बल्कि आज हम हुक्स पढ़ रहे हैं, तो हम अगर हुक्स में पढ़ें, एक हमारे पास पैकेज होता है, ओके, तो ये यूस्टिन, तो इसका हम एप्लीकेशन सेटअप करते हैं। तो स्टेट की बजाय जो है, आज हम स्टेट के लिए ना एक पैकेज यूज करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं यूस्टिन। तो इसी को हम समझेंगे। तो ये हमने फाइल सेटअप कर लिया। तो अब ये फाइल्स हमारी डाउनलोड हो जाएंगी। तो अब हमने साथ यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट राउटर भी ऐड करना है, और यहाँ पे हम टेलविंड सीएसएस को भी साथ यूज करेंगे। तो हम तमाम जो है वो सेटअप इसके साथ करेंगे। अच्छा, तब तक हम ये समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास रेक्ट के अंदर हुक्स होते हैं, इस तरह हमारे पास एडिशनल लाइब्रेरीज भी अवेलेबल होती हैं स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए। बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। सबसे पॉपुलर अगर आपने किसी का नाम सुना होगा तो उसका वो आपने सुना होगा रिडक्स। रिडक्स टूल किट के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो ये जी सर। ये आपको जो है वो स्टेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। लेकिन इसके अलावा आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा यूस्टेन पे। ये हमारे पास जो है सिंपलर वर्जन है रिडक्स का। तो अगर हमने स्टेट को मैनेज करना है तो इसको सिंपलर वे के अंदर अगर हम इसको कर पाए तो वो हम यूस्टन के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो भी चीज़ें हमारे पास यूज होती हैं वो एज अ हुक यूज होती हैं। रिडक्स के अंदर जैसे हमने पूरा बॉयलर प्लेट लिखना होता है तो वो हमें बॉयलर प्लेट यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप सिंपली जो है अपना डायरेक्टली जैसे हुक यूज करते हो वैसे ही आप यूस्टन को यूज करते हो अपना जो है वो स्टेट क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए
हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट है, हमने एक्सपो ऐप इंस्टॉल करना है। तो एक्सपो राउटर हमने ऐड ऑन करना है। तो एक्सपो राउटर के लिए क्विक स्टार्ट सेटअप पर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें सबसे पहला जो है हमारा पैकेज, इसको ऐड ऑन करते हैं। सर ये बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होता उसके अंदर? ये बाय डिफॉल्ट आपका ऐड होता है अगर आप टेम्पलेट ना यूज़ कर रहे हो तो, यानी कि अगर आप डिफ़ॉल्ट वाला सेटअप यूज़ कर रहे हो फिर आप उसके अंदर यानी कि बिल्ट इन आएगा। क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट सेटअप की है, तो ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है क्रिएट करने में तो उसको वो मेमोराइज़ हो जाएगा। तो कोड को अगर आपने समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो उसके लिए आपको हर बार न्यू सेटअप करना ज़रूरी होता है, ताकि आप बार-बार जो है उस प्रोसेस से गुज़रो और आपको अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो समझ में आए कि आपने क्या-क्या मिस्टेक्स की हैं और क्या चीज़ें आपको मेमोराइज़ हो गई। अब ये मैं इसलिए ईज़िली कर पाता हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल जब भी मैंने लर्निंग की थी, तो उस टाइम पे मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए थे। ऐसा नहीं था कि मैंने एक बार बनाया और मुझे वो आ गया और नेक्स्ट टाइम मैंने उसी एप्लीकेशन के अंदर एडवांस चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी। जब मैं न्यू टॉपिक पढ़ता हूँ, तो मैं दोबारा से अपना स्क्रैच जो है प्रोजेक्ट सेटअप करता हूँ, ताकि जो प्रीवियस मैंने पढ़ा उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए और जो न्यू हम पढ़ने वाले हैं तो वो भी हमें आइडिया हो जाए कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो कैसे ऐड होगा और उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें चेंज करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास है सेटअप एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट का कोई मुझे बता सकता है कि एंट्री पॉइंट क्या होता है? ये हमारे पास जी, एंट्री पॉइंट होम स्क्रीन होती है। एंट्री पॉइंट होम स्क्रीन होती है, लेकिन वो किस बेसिस पे हमारे पास होम स्क्रीन है? उस हमने पैकेट डॉट जेसन की फाइल में सेट किया है हमने वो एंट्री पॉइंट का, वो फाइल मे बी इस वजह से। कौन सी पैकेट में? पैकेज डॉट जेसन में जो हमने एंट्री पॉइंट सेट किया अपना, जी, फिर उसमें स्टैक वाइज होता है कि जो पहली फाइल होगी हमारी वो एंट्री पॉइंट बन जाएगा। जैसे इंडेक्स डॉट जेएस थी हमारी पिछले प्रोजेक्ट में। ओके। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? सर बेनिफिट का तो आइडिया नहीं है, आप बता दें। पैकेट और जेसन में एंट्री पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होना है, क्योंकि पैकेट और जेसन आपका क्या है? आपका रन टाइम एनवायरनमेंट का, यानी कि वहाँ पे नोड जेएस का जो रन टाइम एनवायरनमेंट है, उसको हमें बताना है कि भाई कहाँ से आपने कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। तो आपके पास जब भी कोई कोड आता है, कोई भी एप्लीकेशन होती है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये भी हमारे पास जो एंट्री पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड किया है, वो हमारी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जब हमने अब डिफ़ॉल्ट सेटअप किया तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या था? ऐप जेएस index.js की फाइल थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंपोनेंट जो है हमारा मेन जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रहा है ऐप का। और app.js जो था, हमने यहाँ पे अपना कोड लिखा हुआ था, यानी कि ये जो app.js है, ये एक्सपोर्ट होने के बाद index.js में आ रहा है। अब यहाँ से वो आ रहा है पैकेट.json में, क्योंकि हमारा जो मेन फाइल थी वो कौन सी थी? index.js थी। हमने उसको रिप्लेस कर दिया कि अब हमारा जो एंट्री राउटर है वो एक्सपो राउटर एंट्री है, जिसमें सेट है बाय डिफॉल्ट कि आपने ऐप वाला फोल्डर जो है उसी को टारगेट करना है। तो जब भी हमारी स्टार्ट स्क्रिप्ट रन होगी, या एंड्रॉयड वाली रन होगी, iOS वाली रन होगी, या वेब वाली रन होगी, इनमें से जो भी स्क्रिप्ट रन होगी वो इस एंट्री पॉइंट यानी कि मेन फाइल को हमें टारगेट करके देगा कि यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। ऐसा नहीं है कभी वो कोई और फाइल को पिक कर रहा है, कभी किसी और फाइल को पिक कर रहा है, वो हमेशा स्टार्टिंग यहीं से करेगा, आपकी एप्लीकेशन यहीं से स्टार्ट होनी। तो ये हमारी जो है मेन फाइल है
कि आपका जो मेन फाइल है उसको लोकेट कर रहा है वो, कि भाई आपकी मेन फाइल कहाँ पर है जहाँ से हमने कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना। सर वही फर्स्ट फाइल जो होती है हमारी एप्स के फोल्डर में। हमारे ऐप्स के फोल्डर में फर्स्ट फाइल कौन सी होती है? मैं वही पूछ रही हूँ, जो फर्स्ट फाइल हमने बनाई है कोई भी एप्स के फोल्डर में, तो वही हमारी होगी एंट्री फाइल। वहां पे हमारा बाय डिफॉल्ट बनता है index.js, ठीक है, index.jsx बनता है। लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट राउटर के अंदर उन्होंने सेट किया है, तो हमें यहाँ पे वो डिफॉल्ट सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट राउटर का जो पैकेज उन्होंने बनाया है वहां पे उन्होंने ऑलरेडी सेट कर दिया है कि ऐप का फोल्डर है, उसके अंदर जो पहली फाइल है वो index.js की, जहां से आपने स्टार्ट करना है। तो अभी देखो हमारे पास तो नहीं है, यहाँ पे हमने क्रिएट तो नहीं की, जी सर। हमें अभी क्रिएट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐप का फोल्डर नहीं क्रिएट कर जी जी सर। अगर मैं ऐप का फोल्डर नहीं क्रिएट करता, क्या मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी? नो। वो नहीं करेगा ना एग्जीक्यूट। हमने बार बार उसका ऑप्शन देखा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इसको, यहाँ पे ये मैं कमांड कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दी है, मैंने अभी ऐप का फोल्डर नहीं बनाया। जैसे यहाँ पे मैं सेट करूंगा इसको, और अब वो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है आउटपुट में? सर वो कह रहा है ऐप डायरेक्टरी बनाए। तो हमारे पास ऐप डायरेक्टरी नहीं है, तो अब हम अपनी ऐप डायरेक्टरी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐप डायरेक्टरी बना दी। अब मैं अपनी एप्लीकेशन कर रहा हूँ रीलोड। अब वो हमें क्या कह रहा है? फाइल बनाने का कह रहा है। वो नीचे क्या कमांड दी उसने? index.tsx की फाइल बनाने को बोल। तो हमें कौन सी मेन फाइल होगी हमारी यहाँ पे? index.jsx। तो JSX आप करो, TSX आप करो, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। तो टच का मतलब ये है, ये टर्मिनल की कमांड होती है कि आपका जो शेल आप यूज कर रहे हो ये उसकी कमांड है। टच आपको जो है फाइल क्रिएट करके देगा। तो वो टर्मिनल में बोल रहा है कि आप टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हो। तो हम मैनुअली कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने इंडेक्स फाइल का नेम index.jsx लिखना। जी कंपलसरी है, यहीं से आपकी जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। अगर आप नहीं रख रहे तो आपको बता रहे हैं ना, स्पेसिफिकली बता रहा है वो index.js की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फाइल बनाई, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। मैं इसको कर रहा हूँ about.jsx, ठीक है। मैंने कंपोनेंट भी बना दिए यहाँ पे, RFC लिखा मैंने। तो अबाउट स्क्रीन, और यहाँ पे हमने व्यू टेक्स्ट अबाउट स्क्रीन, और यहाँ पे हमारा आ गया अबाउट स्क्रीन, और इंपोर्ट व्यू टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ। क्या कह रहा है वो? अनमैच राउट पेज कुड नॉट बी फाउंड। साइट मैप की बात करें तो हमारे पास about.jsx आ रहा है, लेकिन वो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ
तो आउटपुट मुझे वो दे रहा है। लेकिन अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लोज किया, इसको दोबारा से स्टार्ट किया, ये प्रेस किया, अभी भी वो क्या कह रहा है, अनमैच राउट है। यानी कि जो उसने अपनी सेटिंग के अंदर जो फाइल आइडेंटिफाई की हुई है, यानी कि जो उसने फाइल जो एक्सप्लोर राउटर है, उसने जो अपनी सेटिंग के अंदर जो फाइल सेट की हुई है, वो index.jsx ही है। तो आपको अपनी पहली फाइल जो है वो index.jsx ही करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इस फाइल का जो नेम है वो इंडेक्स कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको अबाउट की बजाय जो है वो होम स्क्रीन कर लेते हैं, ताकि रिजेंबल हो सके हमारा। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो उसने ऑटोमेटिकली हमें वो कोड दे दिया, उसने कोई राउट मैचिंग का कुछ नहीं बोला। ठीक है, समझ आ गया। जी सर। तो अब हमने यहाँ पे टेलविंड ऐड करना है। तो टेलविंड के लिए हमने क्या चीज़ सेट की थी, सर नेटिव विंड की वेबसाइट पे उसकी इंस्टॉलेशन देखी थी हमने। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको ऐड ऑन करते हैं। ओके, तो पहला हमारा सेटअप हो चुका। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, टेलविंड config डॉट जेएस में ऐड करना है ये। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, npx init करना होगा। तो ये कॉपी करते हैं हम, और यहाँ पे हम sudo npx init, और ये कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं। और जैसे ही हमारे पास टेलविंड config आएगी फाइल, कंट्रोल ए कंट्रोल वी हमने सेव कर लिया। अब हमने अपना ग्लोबल डॉट सी एस एस ऐड करना है। तो जो हमारे पास रूट डायरेक्टरी के अंदर होगा, यहाँ पे हमने फाइल बनाया ग्लोबल डॉट सी एस एस। तो ग्लोबल डॉट सी एस एस हमारा क्या काम करता है, सर इसमें टेलविंड की लेयर्स ऐड करते हैं। ए, तो टच कमांड जैसे हमने पहले यूज की थी, हमने किस लिए यूज की थी, babel डॉट config डॉट जेएस। तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई होगी। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। इसके अलावा हमारे पास लास्ट सेटअप रह गया मेट्रो कन्फिग का। अगर आपके पास मेट्रो कन्फिग की फाइल नहीं है, तो कमांड आपको यहाँ पे दी हुई है, तो हम ये कमांड यूज करेंगे। ओके, तो अब हमने ये कोड उसमें ऐड करना है। अब हमारा लास्ट रह गया जिसमें हमने इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। हम एक ऐप के अंदर जो फाइल है वो हम जनरेट करते हैं, अंडरस्कोर लेआउट डॉट जे एस एक्स। ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, और अपनी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जो है उसको हम रीस्टार्ट करते हैं, रीलोड करते हैं। और यहाँ पे हम क्लास नेम यूज करेंगे। क्लास नेम में हम टेक्स्ट जो है वो टू एक्सेल चेंज नहीं हुआ।
कहीं हमने कोई मिस्टेक की है? कोई स्टेप हमारा मिक स्किप हुआ है? एक बार दोबारा हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, अगर कोई स्टेप होगा तो आइडिया हो जाएगा हमें। ओके, तो अब देख सकते हो ये इस तरह के एरर आते हैं। तो अब मुझे कोई बता सकता है इस एरर को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? कौन सा एरर आ रहा है सर? आउटपुट नहीं आ रही, आप देख रहे हो ना, आउटपुट नहीं आ रही। मैं बिजी राइट कर रहा हूँ, शो हुआ मैं? ग्लोबल डॉट सीएसएस की फाइल इंपोर्ट की थी लेआउट में। ये यहाँ पे इंपोर्ट किया ना। तो स्क्रीन लेट शो हो रही है। बाकी मेंबर भी तो है ना? जी इंपोर्ट तो किया हुआ उसमें। रीलोड कर ले यार। रीलोड कर लिया हमने। एक्स- कि तो ये क्यों हमारा कि ओके, तो अब हमारा वर्क करे तो कोई एरर नहीं था, वो बेसिकली एप्लीकेशन हमारे पास रीरन हो रही थी लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था यहाँ पे। तो अब ये हमारे पास ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन सेटअप करते हैं जिसको हम बोलेंगे काउंटर ऐप। तो काउंटर ऐप करने के लिए सबसे पहले हम अपना व्यू सेट कर लेते हैं। तो व्यू को हम क्लास नेम देंगे। इस क्लास नेम के अंदर हम हाइट कर देते हैं स्मॉल vh, और बीजी जो है हमारे पास वो हम ग्रे यूज करने वाले हैं, स्लाइटली 300। हम इसको सेव करते हैं।
यहाँ पे अगर हमने टेक्स्ट जो है वो सेंटर करना है और अलाइनमेंट जो है वो हमने मार्जिन ऑटो तो अब ये हमारे पास जो है वो सेंटर आ चुका है। अब हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं काउंटर और यहाँ पे हमारे पास आएगा काउंट और इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाने वाले हैं वॉर काउंट इज इक्वल टू 0। ओके वो कह रहा है लेट या फिर कॉन्स्ट चूज करो। तो हम इसको बाहरी बना देते हैं, यहाँ बनाने की जरूरत है। ओके तो हमारी वैल्यू असाइन हो चुकी है। अब हमने जो नेक्स्ट है यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है। अब इस बटन पे क्लिक करना है हमने तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए इंक्रीमेंट के। तो ये हमारे पास जो बटन है ये रिएक्ट नेटिव से आना चाहिए। द टाइटल प्रॉप मस्ट बी एज अ स्ट्रिंग। ओके ठीक है। तो ये मैं भूल गया था कि हमें जितने भी टेक्स्ट हैं वो अ, हाँ स्ट्रिंग जो है हमारे पास जितने भी हैं वो टेक्स्ट के अंदर ही आने चाहिए। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सेम कॉन्स यूज किए तो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। वैल्यू तो चेंज अभी हमने की नहीं है। वो बेसिकली हमें बता रहा है द टाइटल प्रॉप ऑफ द बटन मस्ट बी एज अ स्ट्रिंग। वो कह रहे हैं हाँ वो कह रहे हैं कि जो टाइटल है हमारे बटन का वो स्ट्रिंग होना चाहिए। इसमें हम वो यूज करेंगे टाइटल एट्रीब्यूट होता है उसमें स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं उसमें बटन का नाम देते हैं रिएक्ट नेटिव में। कैपिटल में आ रहा है। ये बटन भी बेकार है। प्रेस यूज करेंगे।
सर बटन और प्रेसेबल में क्या डिफरेंस है? बटन में हमारे पास लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होते हैं और प्रेसेबल में हम कस्टमाइजेशन जो है ना वो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। वर्किंग दोनों की सेम है, कस्टमाइजेशन का डिफरेंस है बस। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अब हमने इसको जो है यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पे हम क्लास नेम ऐड करते हैं, इसको हम मार्जिन टॉप देते हैं 8। ऐसे भी टाइम भी कम रह गया, हम तो स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। सबसे पहले हम एक हुक बनाते हैं जो कि हमारे पास रिएक्ट में अवेलेबल है। तो हुक में सबसे पहले जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सेट, और कौन सा हुक हम बनाएंगे यहाँ पे, पोर्ट यूज स्टेट इज डिक्लेयर बट इज नेवर यूज्ड। अब ये हमारे पास रिएक्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल है, यूज स्टेट इज डिक्लेयर बट इज नेवर यूज्ड। क्या हम इसको एट द रेट के साथ यूज करें? बबल कोर है, जनरेटर है, ओके चले हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम यूज स्टेट, अगर रिएक्ट का हुक अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू होती है, और इसके बाद जो हमारे पास है अपडेट, यानी कि एक अपडेट वैल्यू होती है जो हमने अपडेट करनी है वैल्यू। तो इसके अंदर यानी कि दो वैल्यूज हैं। सबसे पहले जो है इनिशियल वैल्यू जो कि हम यूज स्टेट को प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी? जैसे कि हमने यहाँ पे काउंट प्रोवाइड किया है, अभी हम चाहते हैं ये काउंट का जो वैल्यू है 0 ये बढ़नी चाहिए। तो उसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे हुक यूज करेंगे। इस हुक के अंदर दो वैल्यूज आती हैं, एक को हम सेट काउंट बोलेंगे जो कि आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, और यहाँ पे हम यूज स्टेट रखेंगे और इसको हम इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। अब यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी आपका सेट काउंट में है, तो सेट काउंट में क्या है? वो आपकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। सेट काउंट कौन सी है? आपकी इनिशियल वैल्यू है। और काउंट कौन सी है? जो कि आपकी अपडेट वैल्यू है। यहाँ पे जो भी अब वैल्यू अपडेट होगी वो वहां पे आपके काउंट वेरिएबल में जाएगी। यहां तक क्लियर है? सर ये फिर से बता दें अगर तो। मैंने ये बोला है कि जैसे हमने काउंट वेरिएबल सेट किया था जिसके अंदर हमने वैल्यू दी थी 0, लेकिन अब हम चाहते हैं वो जो 0 है वो इंक्रीमेंट हो। तो उसके लिए हमने कौन सा हुक यूज किया रिएक्ट के अंदर? यूज स्टेट, कि हमारी जो स्टेट है उसको चेंज करो। तो वो जो स्टेट हमारी चेंज होगी वो हमारी चेंज होगी सेट काउंट से, ठीक है। जो कि सेट काउंट से चेंज होकर कहाँ जाएगी? काउंट में जाएगी। यानी सेट काउंट जो है, जो भी हम वैल्यू इस सेट काउंट को असाइन करेंगे वो काउंट जो है उसको रिसीव करेगा और यूआई पे अपडेट कर देगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी? जैसे ही मैंने यहाँ पे सेट काउंट सेट किया कि भाई मेरा जो सेट काउंट है वो एक टाइप का एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने अपना काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट 1 दी। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया
अब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे मेरी वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे सेट काउंट में अपना जो फंक्शन है उसमें काउंट कहता हूँ, मैं काउंट को कहता हूँ कि आपकी जो वैल्यू है वो -1 होनी चाहिए। जैसे मैं इसको सेव करूंगा अब आपका जो डिक्रीमेंट है वो वैल्यू को है डिक्रीमेंट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, यानी कि जो आपका हुक है, आप रिएक्ट के जितने भी तमाम हुक्स हैं वो यहाँ पे यूज कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी आपके हुक्स आते हैं वो आप तमाम यूज कर सकते हो। हुक्स की प्रॉपर एक लिस्ट है तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा सेशन के बाद जो है, और वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो भी कौन कौन से हुक, क्योंकि हम सारे हुक्स नहीं पढ़ने वाले, हम जस्ट आइडिया लेने वाले हैं कि हमारी स्टेट कैसे चेंज होती है। अब ये जो स्टेट चेंज हो रही है इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा काउंटर है ना, काउंटर वाला जो टैक्स है सिर्फ यही अपडेट हो रहा है, बाकी हमारा कोई भी अपडेट नहीं हो रहा। क्योंकि ये समझ लो कि बेबल जो है ना वो वर्चुअली एक कंपोनेंट बनाता है, उसको अपडेट करता है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही काम हो रहा है कि आपका एक वर्चुअली काउंटर बना हुआ है यहाँ पे, और जो कि आपका यहाँ पे अपडेट हो रहा है टेक्स्ट के अंदर। तो जो हमने टेक्स्ट का वेरिएबल यहाँ पे दिया था वो हमारी अपडेटेड वैल्यू है, और सेट काउंट जो है हमारी वैल्यू को अपडेट कर रहा है। सेट काउंट क्या कर रहा है, हमारी वैल्यू को अपडेट कर रहा है। और सबसे पहले जो सेट काउंट को वैल्यू मिली थी वो मिली थी 0। जैसे उसको 0 वैल्यू मिली उसने काउंटर को वैल्यू पास ऑन कर दी। अब जब हम मैनुअली बटन पर प्रेस करके एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो जब भी उसको कोई वैल्यू मिलेगी वो फिर से जाके उसको काउंट को दे देगा कि आपके पास ये वैल्यू आ गई है। और हमारा जो यूज इफेक्ट है ये हमारे कंपाइलर को भी बताएगा कि आपका ये जो कंपोनेंट है स्टैक के अंदर अपडेट हुआ है, तो इसको जरा काइंडली जो है यूआई पे अपडेट कर दें, तो वो ऑटोमेटिक जो है उसको अपडेट कर दे। तो ये सारा प्रोसेस जो है बैकग्राउंड पे होगा, आपको सामने नजर नहीं आएगा, जैसे आपने जो अपना सेट काउंट जो है वो सेट करना। अब ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे अरे अनिला आप तो ना बताओ ना, ये आपके पीछे सारे छुप जाते हैं। ये बच्चे आपके पीछे छुप जाते हैं, आप ना बताया करो, आप इनको बोलने दिया करो। ओके सर। जी अफीफा बोलो, जी सर, अब आ गई। जरा एक्सप्लेन करो कैसे वर्क कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सर, थोड़ा सा वो खुद पहले रीड आउट कर लेगी फिर एक्सप्लेन, अभी तो उसने सीखा है। सीखा है तो इतना तो एक्सप्लेन कर सकती ना, सेट काउंट क्या कर रहा है और काउंट क्या कर रहा है। बाकी मेंबर, कोई और मेंबर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लोग जो है प्रैक्टिस भी कर रहे हो और कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि कोडिंग एज अ प्रोग्रामर वाली कोई आदतें आप में नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अजीब सा नाम है इसका, यू स्टैंड। तो अब हमने इसको इंस्टॉल करना है, तो ये हमारे पास पैकेज है जो कि रिडक्स टूल किट। अब हम हुक्स क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि हमारे पास हुक्स के अंदर भी तो स्टेट मैनेज हो रही है। और यू स्टैंड हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो हुक्स जो हैं वो हमारे पास लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं होते। अगर हम कोई स्मॉल केस एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर हमने अपना जो स्टेट को मैनेज करना सिंपली, तो वहाँ पे हमारे पास हुक्स जो हैं वो फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अगर हम कोई लार्ज स्केल एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे हमने अपनी डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करना है और अपने कंपोनेंट्स को है वो मल्टीपल टाइम्स अपडेट करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास यू स्टैंड है। ये समझ लें कि जो रिडक्स टूल किट है उसको ऑल्टरनेटिव वे है, अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये थोड़ा सिंपल है रिडक्स टूल किट से, और ये सिमिलर हुक, इसका जो स्टाइलिंग है वो हुक्स की तरह ही है कि आप एक हुक बनाते हो वैसा ही हमें दिखता है, लेकिन इसमें प्रॉपरली हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ बेसिक वाला वर्जन पढ़ेंगे, जैसे हमने हुक में अपना काउंटर अपडेट किया है,
तो यहाँ पे हम सेम अपना जो है वो काउंटर ही अपडेट करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर सकते हो जिसमें तमाम चीज़ें इसके बारे में लिखी गई हैं। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे अपडेट इसके बारे में स्टडी कर सकते हो वन बाय वन भी कौन कौन सी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं और आपको क्या क्या हुक्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका यूज शैलो है, यूज शैलो विद इक्वलिटी फंड है, यूज स्टोर है। तो ये डिफरेंट आपके पास हुक्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो इनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो कि कैसे वर्क कर रहे हैं। तो अभी के लिए जो है हमने सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास सिंपल कमांड है क्योंकि हम नोड का इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो नोड के इन्वायरमेंट के लिए आपके पास जो कमांड आती है वो आती है npx की। तो npx इंस्टॉल यूज स्टैंड आप लिखोगे अपने टर्मिनल पे, sudo npx इंस्टॉल। तो यूज स्टैंड जो है आप जैसे इसका नेम लिखोगे, एक सेकंड डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं, यही कमांड है। ओके, तो यही कमांड है। sudo npx ओके, कोड नॉट कंप्लीट डिटरमाइन एग्जीक्यूटिव टू रन। तो हम इसको npm के साथ ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो npm के थ्रू हमारे पास जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब ये पैकेज जो है हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, तो क्योंकि हम यहाँ पे जो हुक यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले यूज़ स्टोर वाला जो सबसे सिंपल है। तो हमने यूज़ स्टोर क्रिएट करना है। तो ये भी हमारे पास एक हुक की तरह ही है जहाँ पे हम अपना जो स्टेट है उसको यानी कि स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, आप जितने चाहो उतने यानी कि फंक्शन यहाँ पे जनरेट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यानी कि एक ही हुक के अंदर आप जितने चाहो उतने जो है फंक्शन बना सकते हो और अपनी जो वैल्यू है उसको स्टोर करके रख सकते हो। जो कि इनिशियल वैल्यू आपकी है या फिर कोई अपडेट वैल्यू आपके पास है उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। तो सबसे पहले जो है हम एक स्टोर के लिए जो काउंटर स्टेट है वो फाइल बनाते हैं जहाँ पे हमारा जो फाइल है उसको हम मैनेज कर पाए। तो यहाँ पे हम अपने कोड बेस पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना रहे हैं। फोल्डर का नाम हम रखेंगे स्टोर, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और इसमें हमारे जो फाइल बनेगी वो बनेगी काउंटर स्टोर डॉट जेएस, क्योंकि हम काउंटर एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो इसको मैं जब प्योर जावास्क्रिप्ट फाइल बनाऊंगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई जो है यूआई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम एक क्रिएट वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हमारा जो हुक पैकेज है यूस्टेंट उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको इंपोर्ट करेंगे अब हम इसका हुक बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉन्स्ट क्रिएट किया यूज काउंटर और इसको काउंटर, एक सेकेंड कैमल केस में हमें लिखना जरूरी है, यूज काउंटर स्टोर। ये क्रिएस लिखा हुआ, ये स्पेलिंग नहीं बता रहे कि भी क्रिएस ठीक करें, फोकस नहीं है मुझे लगता किसी का भी। क्रिएट, तो यहाँ पे हम एक लैम्डा फंक्शन पास कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को सेट कर लेंगे। तो जो हमारी स्टोर वैल्यू होगी उसको हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो स्टोर वैल्यू है उसको हम एक फंक्शन के थ्रू सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके अंदर हम अपने जो है फंक्शंस बना सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा काउंट है, जो वैल्यू है उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास ऑन करेंगे। तो ये हमारा पहला वैल्यू हो गया यानी कि इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास है काउंट के अंदर वो आ गई। अब हमने इंक्रीमेंट करना, तो इंक्रीमेंट का जो टोटल फंक्शन है, जो टोटल लॉजिक है वो भी हम यहीं पे डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे जो पैरामीटर्स है ना ऑब्जेक्ट के,
ये हम अब आगे पास ऑन करने वाले हैं अपने। तो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट की स्पेलिंग चेक करते रहना साथ साथ। तो इंक्रीमेंट और यहाँ पे हम लेमडा फंक्शन पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेट पैरामीटर है उसके ऊपर जो सेट पैरामीटर है हमारा उसमें हम अपना जो स्टेट है उसको मैनेज करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारा स्टेट होगा उसको हम बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट जो है काउंटर उसको अपडेट करना है। तो जो आपका काउंट है उसको आपने स्टेट डॉट काउंट +1, तो ये आपका आ गया। तो सेम ऐसे ही हम इसका एक कॉपी बना लेते हैं और कॉपी बनाने के बाद हम इसको बोलेंगे डिक्रीमेंट। स्पेलिंग ठीक है। और यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अब हम इसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं क्योंकि ये हमारा एक मॉड्यूल बन चुका है। तो क्योंकि हम इसको रीयूज करना चाहते हैं तो हम बार बार इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और ये हमारा जो फंक्शन का नेम है यूज काउंट स्टोर, इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया। अभी जैसे हमने इसको एक्सपोर्ट किया है अब हम इसको इंपोर्ट करने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर जहां पे हम इसको यूज करेंगे। तो वो हम कहाँ पे करेंगे? वो हम अपने एंट्री पॉइंट वाली जो थी ना फाइल index.jsx वहां पे करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूज काउंटर स्टोर, यही नाम था ना हमने रखा हुआ। और ये कहाँ से आएगी हमारी फाइल जो है वो, अब हम अपनी फाइल पे जाने वाले हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, ये जो स्टोर वाली फाइल है ना ये ऐप राउटर से बाहर निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐप राउटर के अंदर हमारी वही फाइल आएगी जिसका हम राउट जनरेट करेंगे। तो इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा ताकि ये मूव हो सके। ओके, तो ये हमारे बाहर आ चुकी है। अब हम यहाँ पे अपना जो स्टोर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ गया हमारा स्टोर? अरे फाइल कहाँ चली गई? सिंगल डॉट लगाओ। स्टोर डॉट काउंटर स्टोर। तो ये हमारी फाइल है जो कि हमने पैकेज बनाया है। हमने अब इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हमारा कोड में क्या चेंजिंग होगा, फ्रंट एंड साइड पे क्या चेंज होगा? अच्छा अनिला, कितना टाइम रह गया? सर मुझे तो शो नहीं हो रहा। आई थिंक 4 मिनट रहते हैं। 4 मिनट रहते हैं, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं अब इसमें। तो अब हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे हुक बनाया। तो ऐसे ही हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू है उसको लेंगे और उसके बाद जो हमारा इंक्रीमेंट है उसको रिसीव करेंगे और फिर उसके बाद है डिक्रीमेंट। तो ये हमारे पास वैल्यू, तीनों हमने वैल्यू एक्सेस कर ली। अब ये हमारे पास वैल्यू जो है वो हमारे आ रही है यूज काउंटर स्टोर से आ रही है और इस फंक्शन को हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये हुक जो है हम पहले ही बना चुके हैं, उसमें काउंट वेरिएबल हमारे पास पहले से है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और अब जो है हमने यहाँ पे अपनी वैल्यूज को जो है पास ऑन करना है। तो पास ऑन करने के लिए हमें अपना जो सेट फंक्शन हमने सेट किया हुआ था वो हम चेंज करते हैं। बस हमें वही चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला जो है हमारे पास वो ऑन प्रेस में है। ऑन प्रेस का जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम पूरे फंक्शन को यहाँ पे डिक्रीमेंट और इसमें हमें इंक्रीमेंट, तो सेव किया, यहाँ पे इसको सेव किया और माशाल्लाह से हमारे पास एक एरर भी आ गया।
ओके, तो वो कह रहा है यूस्टर्न डिफॉल्ट इज नॉट अ फंक्शन, इट्स अ ऑब्जेक्ट। एक मिनट में आपको लिंक दोबारा शेयर करता हूँ। क्लास हम यहीं सेशन एंड करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा, ये क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आपको दोबारा व्हाट्सएप में लिंक शेयर करो, तो वहां पे उसको दोबारा से ज्वाइन करना आप लोग। ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? जी सर, हो रही है। ओके, तो वो हमें कह रहा है कि आपका जो इंक्रीमेंट का है काउंट क्रिएट, आपने जो बनाया है हुक, उसमें प्रॉब्लम है स्टोर के अंदर। तो यहाँ पर हम आते हैं और वो कह रहा है कि आपका ये जो है एक ऑब्जेक्ट है। टाइप एरर है, यूस्टर्न डिफॉल्ट इज नॉट अ फंक्शन, इज अ ऑब्जेक्ट। तो वो कह रहा है ये आपका फंक्शन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। वो कैसे ऑब्जेक्ट है भाई? यहाँ पे हमने एक स्टोर क्रिएट किया, एक सेकेंड। तो हम यहाँ पे इसको, ओके, आई थिंक अब हमारा ये वर्क करेगा। तो अब हमने इंक्रीमेंट किया तो हमारा सेम इंक्रीमेंट काम कर रहा है, और अगर हमने डिक्रीमेंट किया तो सेम डिक्रीमेंट काम कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम था कि वो होल को कलेक्ट कर रहा था, तो हमें सिर्फ स्पेसिफिकली जो है वो क्रिएट चाहिए था। तो हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक जो है वो उसको ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लिया। तो बस ये इस एक ब्रैकेट का यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट का जो है प्रॉब्लम था, क्योंकि यूस्टैंड के अंदर जो है हमारे पास मल्टीपल यानी कि पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हमारे पास रेक्ट नेटिव के अंदर मल्टीपल हैं, तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो मल्टीपल हम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। तो जैसे व्यू क्लास है हमारे पास, टेक्स्ट है और ये वाली क्लास है, तो हमें यहाँ पे भी क्रिएट क्लास चाहिए थी तो यूस्टैंड के अंदर, तो इस वजह से हमने उसको एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो वहां पे रिसीव किया। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक्सपोर्ट के अंदर। एक्सपोर्ट में जब हमारे पास डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट आता है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर मैं इसको एक एज अ ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एज अ ऑब्जेक्ट पास करूं, तो अब आपको यहाँ पे भी इंपोर्ट में भी एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो पास ऑन करना पड़ेगा। तो भाई अब हमने तो पास कर लिया इसको, रिफ्रेश कर दो। इज नॉट अ फंक्शन, इज इट इज अनडिफाइंड। ओके, तो फंक्शन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम इसको बाद में कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हम वापिस आ जाते हैं अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सर, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दें।
काउंटर स्टोर जो आपने बनाया है। कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ओके, सेव नहीं हुआ, सेव हो गया। तो जो हमारा इंक्रीमेंट है वो वर्क कर रहा है, डिक्रीमेंट भी वर्क कर रहा है। तो अब हमने जो काउंटर स्टोर बनाया है वहां पे हमने हुक यूज किया है अपने यूस्टेंड का, यूस्टेंड लाइब्रेरी का। अब यहाँ पे हमारा एक क्रिएट नाम का एक फंक्शन है जो कि हम यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सेट वैल्यू को जो है अपडेट कर रहे हैं कि हमारे जो सेट वैल्यू है हम इसको अपडेट करने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट एक ऑब्जेक्ट फंक्शन अवेलेबल है इस पैरामीटर के अंदर। ठीक है, ये हमारा एक पैरामीटर है, उसके अंदर हमारे पास एक लैम्डा फंक्शन है। उस लैम्डा फंक्शन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया जिसकी सबसे पहली वैल्यू है काउंट की, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, उसकी की एंड वैल्यू, जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ये सेम ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है। पहली वैल्यू है हमारे पास जीरो, जिसको हमने वैल्यू साइन की जीरो। फिर सेकंड हमने वैल्यू बनाई, की बनाई इंक्रीमेंट की। उसके अंदर हमने वैल्यू दी फंक्शन की, एक लैम्डा फंक्शन की, जिसके अंदर हमारा जो सेट है, जो हमारा पैरामीटर है, उसको एज अ फंक्शन हम यूज कर रहे हैं और उसमें हम स्टेट को जो है अपडेट करें, यानी कि और पैरामीटर पास कर रहे हैं जिसको हमने स्टेट बोला। हम स्टेट को अपडेट करें कि जो स्टेट है वो डॉट काउंट जो है हमारे पास है, यानी कि जो हमारा काउंट है ये वाला डॉट काउंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को एज अ डॉट काउंट डॉट जो है वो हम कॉल कर सकते हैं। तो स्टेट डॉट काउंट प्लस वन, कि वो जो हमें रिटर्न करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा काउंट की, जो कि अब प्लस वन होगी, और प्लस वन होने की वजह से वो जाएगी यहाँ पे हमारे पास जीरो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जाएगी, इसकी वैल्यू को अपडेट करेगी। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वन होगा। तो ये जो वैल्यू हमारा काउंट पैरामीटर है ये अपडेट होता जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ। तो इसी तरह हम यहाँ पे तीनों वैल्यूज जो है वो रिसीव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, कि जब हमने टेक्स्ट को काउंट दिया तो इसका मतलब है हमने उसको ये वाली वैल्यू प्रोवाइड की। जब हमने ऑन प्रेस को इंक्रीमेंट दिया, यानी कि यहाँ पे हमने उसको फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो उस ऑब्जेक्ट में से इस फंक्शन को पास करके लेके आ रहा है। ठीक है, अगर हमने डिक्रीमेंट वहां पे कॉल किया तो वो वहां यहां से डिक्रीमेंट वाला फंक्शन जो है पास करके लेके आएगा और यूआई के अंदर हमारा जो काउंट है उसको अपडेट करेगा। ओके सर। तो ये बेसिकली आपके पास सिंपलर वे है, तो ये बिल्कुल हुक्स की तरह है। हमने यहाँ पे जो है रिडक्स टूल किट नहीं की, क्योंकि रिडक्स टूल किट के लिए आपको काफ़ी सारा बॉयलर प्लेट लिखना पड़ेगा। अगर आप अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको रिडक्स टूल किट भी यूज़ करना चाहिए और यूज स्टैंड भी यूज़ करना चाहिए। दोनों आप अपने यूज़ केस के ऊपर कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा ईजी रखना था, तो इसलिए मैंने आपको जो है न्यू लाइब्रेरी, ये भी न्यू लाइब्रेरी है, तो ये वो मैंने बताई आपको कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हो एज अ प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन के अंदर, ताकि आपके लिए थोड़ा वर्किंग जो है वो ईजी हो जाए और आप यूज टू हो जो हुक्स के लिए और लॉजिक्स बिल्डिंग के लिए। फिर आप यानी कि अपना शिफ्ट कर सकते हो रिडक्स टूल किट के ऊपर। वहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हो कि बॉयलर प्लेट क्या होता है, हमारा व्यू मॉडल कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अपना जो कोड है, लॉजिकल कोड जो है वो सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद हमने जो हमारा यूआई है वो सेपरेट हो गया। अब जब भी हमें जरूरत होगी हम वहां पे इसको ऐड ऑन करेंगे। जैसे हमने हुक बनाया था तो हुक हमने यहीं पे कॉल किया, क्रिएट किया और यहीं पे हमने अपडेट किया। तो अगर हमने किसी और कंपोनेंट के अंदर उसको ऐड ऑन करना होता तो हमें वहां पे दोबारा से हुक को इंपोर्ट करना पड़ता। अब देखो हमें यहाँ पे हुक को इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ अपना वो लॉजिक इंपोर्ट करना पड़ा जो कि हमने एक्सपोर्ट किया बस। तो बाकी चीजें जो है वो यहाँ पे हैंडल हो रही हैं। अब यहाँ पे हम जो चीज मर्जी चेंज करें, जो चीज मर्जी अपडेट करें, वो हमारा फ्रंट एंड पे चेंज होने वाला ही नहीं। हमें सिर्फ अपनी वैल्यूज को जिस ट्रांसफर करना है। तो एक्सपोर्ट के अंदर जो चीज हमारी जाएगी वो हमारी यूआई के ऊपर अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे हम अपना लॉजिक जो है प्रॉपर हैंडल कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ पे रिडक्स टूल किट यूज करें, यूज स्टैंड यूज करें, आप जो चाहो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके सर। अब किसी का कोई क्वेश्चन रहता हो इसके अकॉर्डिंग और कुछ समझना चाह रहा हो। ये रिडक्स टूल किट में और यूज स्टैंड में क्या डिफरेंस है? रिडक्स टूल किट जो है वो ओल्ड लाइब्रेरी है, काफी पॉपुलर है। रिडक्स टूल किट के अंदर आपको कोड ज्यादा लिखना पड़ता है। अगर हम रिडक्स टूल किट को ओपन करें तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं।
तो आपको यहाँ पे एज अ स्टोर जो आप क्रिएट कर रहे हो, तो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है, आपको रिड्यूसर यूज करना पड़ेगा, आपको स्टोर बनाना पड़ेगा, आपको प्रोवाइडर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर जाके आप अपना जो है यूआई जो है वो अपडेट कर पाओगे। ठीक है, ये अगर आप देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए हमें प्रॉपर अपना जो है वो इनिशियलाइजर स्टेट डिफाइन करनी पड़ी, एक फिर फंक्शन बनाना पड़ा, उसके ऊपर हमें फिर नेम बताना पड़ा, काउंटर है, और इनिशियल स्टेट हमारे पास ये है जो कि हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया। फिर उसके बाद हमने रिड्यूसर बनाया, रिड्यूसर के अंदर फिर हमने इंक्रीमेंट दी, फिर प्रॉपर उसका स्टेट लॉजिक लिखा, फिर डिक्रीमेंट दी, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट हमने वो प्रॉपर दिया। उसके बाद फिर प्रॉपर हमने उसको फंक्शन बनाया एक्शन के थ्रू, फिर रिड्यूस करवाया, फिर आपका जो है वो इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट होने के बाद उससे पहले जो है आपने ये जो प्रोवाइडर है ये ऐड कर दिया था, तो ये प्रोवाइडर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोवाइडर ऐड किया, फिर उसके बाद आपका जो स्टोर है उसको आपने ऐड किया आपने, और फिर जो ये आपका जो है एक्शन कंपोनेंट जहाँ पे आप अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हो, फिर आपका ये यूआई आएगा जहाँ पे आप डिस्पैचर भी यूज कर रहे हो और अपना इंक्रीमेंट स्टेट भी यूज कर रहे हो। तो ये प्रॉपर अपना, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे यूज सिलेक्टर भी है, यूज डिस्पैचर भी है, फिर अपना जो कंपोनेंट आपने बॉयलर पे लिखा था रिडक्स टूल किट का वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ा। तो उसके बाद जाके आपका यूआई अपडेट हुआ। तो अब अगर ये कोड देखो, ये प्रॉपर एक ही एग्जाम्पल का कोड लिखा हुआ है। आपको स्टेप 1 ये करना पड़ा, स्टेप 2 ये था, स्टेप 3 ये था, स्टेप 4 पे ये करना पड़ा, 5 पे ये हुआ। तो 5 के बाद जाके आपकी फुल फ्लैज जो एप्लीकेशन अगर आप देखो तो वो बनी। लेकिन यहाँ पे हमें सिंपली एक छोटा सा फंक्शन था 5 लाइंस का, तो अब अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी एक एक्स्ट्रा 7 लाइंस होगी। और उसके बाद आपने इंपोर्ट किया, ऑब्जेक्ट बनाया और वैल्यूज असाइन कर दी। किसका कोड आपको इजी लगा करने में? सर यही यूज स्टैंड का। ठीक है, तो भाई यही डिफरेंस है कि यूज स्टैंड जो है वो सिंपलर है रिडक्स टूलकिट के, फंक्शंस दोनों के सेम ही है, बाकी सिंटैक्स और लॉजिक बिल्डिंग में भी सेम ही है, आप वो यूज करो या ये यूज करो, काम दोनों का सेम ही है कि उसने उन्होंने स्टेट मैनेज करनी है। बाकी ये है कि वो माइनर सा डिफरेंस आता है कि भी जैसे एप्पल और एंड्रॉइड के अंदर यही डिफरेंस आता है कि एप्पल का अपना इकोसिस्टम है, काम दोनों का सेम है, फोन करना, वीडियो दिखाना और कैमरा से फोटो क्लिक करना, काम उनका सेम ही है, बस फीचर्स का डिफरेंस होता है कि भी कुछ क्वालिटीज अच्छी होती हैं, कुछ बुरीज होती हैं। तो यहाँ पे भी सेम है। तो बाकी आप कोडिंग के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज यूज करोगे तो लाइब्रेरी सिमिलर लाइब्रेरीज आपको मिलेंगी, बाकी उसमें क्वालिटी का है, काम का है कि भी कौन सी कितनी अच्छी है, तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चूज करोगे। ये नहीं कि किसी लाइब्रेरी को बिल्कुल बुरा कह दो, किसी लाइब्रेरी को बिल्कुल अच्छा कह दो, तो इस तरह आपने नहीं करना। आपने जो लाइब्रेरी यूज करनी है उसको अच्छे से समझना है कि हमारे प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, उसके नहीं करेगा। अब जैसे इसकी बात करो तो रिडक्स टूल ये यूज स्टैंड जो हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो बंडल बनेगा, यानी कि जो एंड रिजल्ट जो हमारा एपीके फाइल बनने वाली है, तो उसका जो फाइल साइज है वो कितना होगा, तो उसके ऊपर जो इसका इम्पैक्ट है हम यूज स्टैंड का, ये कम पड़ता है। यानी कि ये स्लाइडर जो है ना वो बिल्कुल माइनर साइज है ना, उसका फाइल साइज बढ़ाता है। लेकिन अगर रिडक्स टूल किट की बात करें वो थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट लेके आता है, वो फाइल साइज थोड़ा ज्यादा बढ़ाता है। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं, तो इन चीज़ों को भी अपने नोटिस करना होता है। फिर परफॉर्मेंस का है, फिर आपका लॉजिक बिल्डिंग का है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। कुछ डेवलपर्स को रिडक्स टूल किट अच्छी लगेगी, कुछ को यूज स्टैंड अच्छी लगेगी, तो अपना अपना सबका जॉनरा होता है। तो आपने खुद का अपना स्टाइल डेवलप करना है कोडिंग के अंदर। ये नहीं है कि जो मैं स्टाइल यूज करूँ आप उसी को फॉलो करो, आप अपना स्टाइल डेवलप करो सोचने का, कोड लिखने का और उसको प्रोजेक्ट को मैनेज करने का। बाकी आप लर्निंग करो कि मैं जैसे प्रोजेक्ट का फाइल सेटअप कर रहा हूँ, कोड की लाइंस लिख रहा हूँ, वो चीजें आप करो, लेकिन स्टाइल अपना डेवलप करो, ताकि अगर आप प्रोजेक्ट को देख रहे हो तो उसको आप फॉलो कर पाओ। और अगर आप 10 दिन के बाद भी कोड लिख रहे हो, ये ना हो कोई कोड का लाइन जो, अब ये देखो यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, प्रॉपर लिखा है मैंने, व्यू स्टैक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, उसी बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ एंड हो रहा है। कॉम्पोनेंट्स बनाए तो मैंने बिल्कुल क्लीन तरीके से बनाए, इंडेंटेशन देने के बाद बिल्कुल प्रॉपर। ऐसा नहीं किया कि मैंने उसको सेपरेट कर दिया। और यहाँ पे इंपोर्ट वाली जो लाइब्रेरी थी वो मैं यानी कि बिल्कुल मैंने इक्वली रखी। ऐसा नहीं है कि भी कोई इंपोर्ट वाली लाइब्रेरी आगे है कोई पीछे है। और मैंने जो काउंटर जीएस जो बनाया उसमें भी सेम ऐसे मैंने स्टाइल को जो है फॉलो किया है। तो ये आपका स्टाइल होता है कि अपनी लाइन स्पेसिंग, इंक्रीमेंट, इंडेंटेशन ये अच्छी रखो, ताकि आपका कोड जो है वो क्लीनर दिखे, और बाद में अगर आपने अपडेट भी करना हो तो उसको आप अच्छे से फॉलो करो। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि आपने फॉलो करनी होती हैं, यही आपको अच्छा डेवलपर बनाएंगी और आपको जो है कंपनीज में जॉब में भी हेल्प करेंगे
और क्लाइंट को अगर आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हो, क्लाइंट का वर्क डिलीवर कर रहे हो, तो उसमें आपको हेल्प करेगा ये। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन रहता हो इसमें? नो सर। फिर अनिला की वॉइस। ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग यहीं पर ऑफ कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या होना चाहिए? हमने स्टेट भी सिंपल पढ़ लिया, कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली। अब नेक्स्ट हम टॉपिक रखते हैं, हम बंडल साइज कैसे बनाएंगे, एपीके फाइल कैसे बनाएंगे और इसको इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो हम ये नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। ये ठीक है या कुछ और टॉपिक रखना है? फाइल तो एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू करवाएंगे ना आप? जी, एपीके फाइल उसी से बनती है क्योंकि हमने वहां पे साइन इन करना होता है एपीके को, तो वो हम एंड्रॉयड स्टूडियो से ही करेंगे वहां पे। वो तो नहीं है। करना तो पड़ेगा ना। वो हम करना नहीं चाह रहे थे अभी। चलें, आप ना करें, मैंने तो कल लास्ट जो है वो टॉपिक रखना है ना एक्सपोर्ट का। अगर वो करना चाहते हो, एपीके फाइल बिल्ड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप बता दो, कल हम वो टॉपिक रख लेते इसके हैं। उसके अलावा बता दें कोई और टॉपिक। उसके यस सर, कोई और टॉपिक रख लें। उसके अलावा हम कौन सा टॉपिक रखें? कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो आता हो, बाकी सारे बेसिक में आते हैं कि हम स्टाइलिंग बना लें, कोई एप्लीकेशन बना लें। अच्छा, इस तरह करते हैं, हम डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं। यस सर, ये ठीक है। ठीक है। डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं, उसमें हम हुक्स भी यूज़ कर लेंगे, अपने स्टाइलिंग भी यूज़ कर लेंगे। सिंपल सी डाटा स्टोरिंग वाली एप्लीकेशन बना, टू डू एप्लीकेशन टाइप बना लेंगे, जिसके अंदर हम कुछ ग्रेडल जो है वो ऐड करने की कोशिश करेंगे टेबल्स के अंदर। बस हम सिंपल होगा, एक इनपुट फील्ड होगी, वहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, वो हमारा अपडेट हो जाएगा। और वहाँ पे CRUD ऑपरेशन जो है सिंपल के डिलीट करना और अपडेट करना, तो ये चीज़ें हम कर लेंगे। सर सर ईजा का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ईजा का क्वेश्चन चैट में? सर, एक्सपो राउटर हम जस्ट एक्सपो सेटअप के साथ यूज़ कर सकते हैं या CLI सेटअप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं? तो रिएक्ट नेटिव के अंदर आप एक्सपो राउटर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। नोड के इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी लाइब्रेरीज होते हैं, जैसे एक्सपो है, एक्सपो राउटर है, आपका रिएक्ट नेटिव के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, फाइल बेस्ड राउटिंग आती है, अगर नेक्स्ट ईयर के अंदर कोई राउटिंग यूज़ हो रही है, वाइट के अंदर कोई राउटिंग यूज़ हो रही है, जिस भी फ्रेमवर्क के अंदर कोई भी राउटिंग यूज़ हो रही है, वो किसी भी दूसरे फ्रेमवर्क के अंदर आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ये आपको फ्रीडम है, लेकिन बस आपको कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी तो आप वो इजीली कर लोगे। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा भी कौन-कौन सी फाइल लिंक करने से वो हमारा काम होगा। तो आप खुद अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो उसके लिए। तो अब मुझे जहाँ तक इनकी क्वेश्चन की समझ आई है वो तो यही है। अब ये मुझे डिटेल में दोबारा बता सकते हैं कि यही पूछना चाह रही थी या कुछ और? ओके। तो राउटिंग पैकेजेस जो है ना आपके, ये समझ लो आपकी नोड की एप्लीकेशन, रिएक्ट ना समझो इसको, ठीक है? इसको रिएक्ट ना समझो, इसको समझो नोड, यानी कि इसको सुपर लेवल पे जाके समझो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके समझो इसको। नोड को जब आप समझोगे, नोड जीएस को, तब आपको एक्चुअल में स्टोरी समझ में आएगी कि ये जितने भी चीजें हैं जो कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये एंड रिजल्ट है नोड की एप्लीकेशन। उसमें आपने कंपाइलर देखना है कि कंपाइलर के पास क्या जाएगा, स्टार्टिंग फाइल क्या होगी और हमारा कंपोनेंट कैसे बन रहे हैं। तो जब ये चीज़ें समझ जाओगे ना, तो आप अपना रिएक्ट समझ लो कि आप मास्टर कर जाओगे उसको, रिएक्ट नेटिव को। आप इजीली जो चाहोगे चीज़ यूज़ करना, तो आप इजीली उसको इंस्टॉल कर पाओगे, पैकेज को यूज़ कर पाओगे, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। इंटरनेट पर बेशक ना भी चीज़ अवेलेबल हो, आप वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी चीज़ यूज़ करना चाहो वो ईज़िली कर पाओगे। बस आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए नोड के साथ, कि V8 इंजन के अंदर जब कंपाइल होगा कोड तो वो क्या बनाएगा।
चलिए हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ये वाला रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ और